हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भौगोलिक विचारधारा से संबंधित एमसीक्यू को हल करेंगे, जो एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी होगा। इसके पहले भौगोलिक विचारधारा से संबंधित 2 वीडियो बनाया गया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग उन दोनों वीडियो को देख लिए होंगे। अब उन्हीं से संबंधित एक यह एमसीक्यू हल कराया जाना है। तो आइए हम लोग इस एमसीक्यू को हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 138 है। इसके पहले 1 से लेकर के 137 तक का भौगोलिक विचारधारा का ही एमसीक्यू हल कराया गया है। वो चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। आप इसी यूट्यूब चैनल में जाएंगे और भौगोलिक विचारधारा प्रैक्टिस सेट से के नाम से वह वीडियो मिल जाएगा आप लोग को। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं 138। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 137 नंबर तक के क्वेश्चन का एमसीक्यू हल कराया गया है। आइए देखते हैं 138 नंबर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रत्यक्षवादी भूगोल, आचारपरक भूगोल, मानववादी भूगोल, नवनियतिवाद। तो इनमें आपको ये देखना है कि प्रत्यक्षवादी भूगोल कौन थे, मानववादी भूगोल। तो ये देखा जाए तो जो आपका मानववादी भूगोल था, ये यू तुआन, जो चीन का यू तुआन, ये मानववादी भूगोल के जनक के रूप में माने जाते हैं। तो सी का तीसरा जिसमें दिया होगा आपका वहीं सही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में ही मिल गया है आपका सी का तीसरा। तो अब इसमें जो प्रत्यक्षवादी है, तो ये प्रत्यक्षवादी थे अगस्त काम्टे, प्रत्यक्षवादी थे। विलियम किर्क आचारपरक भूगोल, नवनियतिवाद ग्रिफिथ टेलर थे। तो आपका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका देखिए दिया हुआ है। इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद 139 नंबर है। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो यह जो पुस्तक है यह P.E. जेम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड। ईसा बोमेन प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ये प्रारंभ में नस्यवादी थे तथा बाद में संभववाद के समर्थक हो गए। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। फॉरेस्ट फिजियोग्राफी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, द जियोग्राफी ऑफ सेंट्रल इंडीज, द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, डिजर्ट ट्रेल्स ऑफ आटाकामा, द पॉइनियर फ्रिंज। तो ये द पॉइनियर फ्रिंज इनकी सबसे प्रमुख कृति मानी जाती है, ईसा बोमेन की। अब आइए चलते हैं हम लोग 140 नंबर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया था। अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को प्रतिपादित किया था। अगस्त काम्टे द्वारा 1833 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया गया। अब इसके बाद 141 नंबर। निम्नलिखित 4 भूगोल के चिंतन फलक रहें, उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। नवनिश्चयवाद, भूवैन्यासिक संगठन, मानवता परक भूगोल, क्षेत्रीय विभेदीकरण। तो इसका कह रहा कि निम्नलिखित 4 भूगोल के चिंतन फलक रहें, उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका नवनिश्चयवाद हुआ था, या नवनिश्चयवाद की विचारधारा आई थी। फिर उसके बाद क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना, फिर उसके बाद भूवैन्यासिक संगठन और फिर उसके बाद मानवता परक भूगोल। पुराने से नए कह रहा। तो इसमें सबसे पुराना नवनिश्चयवाद है और मानवता परक भूगोल जो यू तुआन के द्वारा दिया गया, ये सबसे नवीनतम है। तो 1 सबसे शुरुआत में होगा, सबसे लास्ट में 3 होगा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग व्याख्या एक बार इसका ज़रूर पढ़ लीजिए। ये व्याख्या दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 142 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लेखक है और पुस्तक है। अल मसूदी, अल बालकी, अल बरूनी, इब्न खल्दून। तो इनमें जो रूट्स एंड रिल्म्स है, यह जो पुस्तक है अल मसूदी के द्वारा नहीं लिखा गया है। किताब अल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। मुकद्दिमा इब्न खल्दून के द्वारा लिखा गया है।
और जो ये आपका रूट्स एंड रिम्स है, यह अल-मसूदी ने नहीं लिखा था, तो यही इसमें आपका सुमेलित नहीं है। तो अल-बरूनी के द्वारा किताब अल-हिंद अल कानून अल-मसूदी लिखा गया था। अल-बलाकी किताब उल अस्कल लिखे थे। अल-बलाकी द्वारा किताब उल अस्कल लिखा गया था। इब्न खल्दून द्वारा मुकद्दिमा, अल-मसूदी द्वारा किताब मुराज अल-दहाब, अल-इदरीसी द्वारा टेबुला रोज़रियाना। ये पुस्तक जरूर पढ़ लीजिएगा। अरब भूगोलवेत्ताओं में से 2-3 क्वेश्चन पक्का देना है और देगा। 143 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? तो ये रेडजेल ने कहा था अपने लेवेंश्राम नामक सिद्धांत में। इन्होंने बताया था कि राज्य एक जीव की भांति है, जिस प्रकार से जीव विकास करता है और अंततः समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से राज्य भी विकसित होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। 144 नंबर है, जॉन पालिक, स्टीफन टुडगिल, C.H. क्रिकमे, चार्ल्स लाइल। यहाँ पर एक तरफ सूची 2 में पुस्तक का नाम दिया गया है। तो जो ये जॉन पालिक थे, इन्होंने इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी नामक पुस्तक को लिखा था। तो इसका जो सही आंसर ऐसे ही हो जाएगा आपका, ए का पहला, बी का दूसरा, ये और ऐसे। ठीक है, आप यहाँ से किताब देख सकते हैं। आप लोग इस किताब को देख लीजिए, किताब का आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। और यह भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ होगा, जिसमें आप TGT, PGT, नेट, सेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी समझ सकते हैं। अब इसके बाद है 145 नंबर, विद्वान के नाम को उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, मॉडल, अवधारणा के साथ सुमेलित करना है। G. गॉटमैन, G.K. जिफ, M. जेफरसन और बर्गेस। तो मार्क जेफरसन ने क्या दिया था? प्रमुख प्राइमेट सिटी दिया था। तो C का तीसरा, तो C में तीसरा देख लीजिए कहाँ पे दिया है, 2 जगह दिया है। जीन गॉटमैन ने क्या दिया था? जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द दिया था। तो ये आपका A का चौथा किस में दिया हुआ है और C का तीसरा किस में दिया हुआ है। तो A का चौथा और C का तीसरा मिल गया आप लोगों को। तो A का चौथा जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द दिया, जेफरसन ने प्रमुख सिटी दिया था, बर्गेस ने सकेंद्री क्षेत्र सिद्धांत दिया था और G.K. जिफ ने रैंक साइज रूल दिया था। तो इस आधार पर आपका जो B वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। B वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद है, किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है? आई बटन ने, पी हैगेट ने, आर चोल्ले ने, O.H.K. स्पेट ने। तो मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में आई बटन ने जो है कि वर्णित किया है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 146 का। 147 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? F. वॉन रिवहोटेन ने, E. हंटिंगटन ने, A. हैटनर ने, F. गोन्स ने। तो हैटनर ने कोरोलॉजिकल साइंस, भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में माना है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हैटनर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कोरोलॉजिकल साइंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो ये इसका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद है, किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? बी. वारेनियस ने, ए. वान हम्बोल्ट ने, ई. कांट ने, सी. रिटर्न ने। तो भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग कांट ने किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कांट। तो कांट को भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है वर्णनात्मक भूगोल। चूँकि कांट ने भौगोलिक यात्राएं नहीं किया था, जिसके कारण आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता भी इन्हें कहा जाता है। इमैनुअल कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन्होंने सन 1781 ईस्वी में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक भी लिखी और उसका प्रकाशन भी हुआ था। 149 नंबर, थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये थीसेन बहुभुज का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो बोग के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बोग। अब 150 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स की रचना की थी? तो R.J. इस्माइल ने द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स की रचना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। R.J. इस्माइल ने द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स की रचना की।
अब उसके बाद 151, निम्नांकित में से कौन सा प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है? प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या, जनसंख्या में तृतीयक कार्यकर्ताओं की संख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है, तो जनसंख्या में तृतीयक कार्यकर्ताओं की संख्या ये किसी भी प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है। बाकी ये सभी प्रादेशिक विकास का एक सूचक है। प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या ये प्रादेशिक विकास की एक सूचक है। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या ये भी है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या ये भी है। लेकिन जनसंख्या में तृतीयक कार्यकर्ताओं की संख्या ये आपका किसी भी प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है। अब इसके बाद है 152, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? महान समुद्र शक्ति, कोहेन दबाव क्षेत्र, मैकिंडर धुरी क्षेत्र, स्पाइकमैन उपांत क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एटी महान ने समुद्र शक्ति दिया था, कुहन ने दबाव क्षेत्र नहीं दिया था, मैकिंडर ने धुरी दिया था, स्पाइकमैन ने उपांत क्षेत्र दिया था। तो कुहन ने पैराडाइम या चिंतन फलक की अवधारणा प्रस्तुत किया था, तो इसका यही सुमेलित नहीं है। तो कोहन ने चिंतन फलक की अवधारणा को प्रस्तुत किया। कोहन ने पैराडाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1962 ईस्वी में अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में किया था। अब उसके बाद अर्धकुंडे के लेखक हैं, तो अर्धकुंडे के लेखक कार्ल रिटर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर, जो 14 खंडों में यह प्रकाशित हुई थी। अब उसके बाद संघवाद राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा? तो यह आपका रॉबिन्सन ने कहा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रॉबिन्सन हो जाएगा। अब इसके बाद है 155, रहने दीजिए, 156 पे आते हैं सीधा हम लोग। व्याख्या ही पढ़ लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है कि नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, समन्वयवाद, नियतिवाद के प्रमुख समर्थक विचारक निम्न है: रिटर है, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, सेम्पुल, हल्फोर्ड, मैकिंडर और चिसोल, डेविड, बोमेन, हर्बर्सन आदि ये सभी नीतिवाद के प्रमुख समर्थक रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण था भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना, यही सबसे महत्वपूर्ण जो है कि परिवर्तन रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 157, भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य है भूगोल को अधिक वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक बनाना, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य है भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना, भौगोलिक अध्ययन को यथार्थ एवं विशुद्ध बनाना, भावमूलक प्रादेशिक उपागम में मुक्ति, निश्चयात्मक विचारों से मुक्ति। अब आगे चलते हैं हम लोग 158 नंबर, सूची का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 है। निश्चयवाद, तो इनमें निश्चयवाद कौन थे? रेडजेल थे। संभववाद, तो इनमें संभववाद कौन थे? तो ब्रूंस थे। नवनिश्चयवाद जी टेलर, पर संभाव्यवाद OHK स्पेट हो जाएगा ना। तो आप इसको मिलान ऐसे कर लीजिए, ये OHK स्पेट निश्चयवाद के लिए आपका आ जाएगा टेलर, फिर संभववाद के लिए आपका ब्रूंस और फिर नवनिश्चयवाद के लिए आपका आ जाएगा जी टेलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब आइए हम लोग चलते हैं, यहाँ से देखिए दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से इसका मिलान कर सकते हैं। अब इसके बाद 159 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कर लेना है कि विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल बात सही है। रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए? तो हेरोडोटस ने ऐसा कहा था, चूँकि हेरोडोटस एक ऐतिहासिक कार भी रहा है, इतिहास का पिता भी माने जाते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस विश्व भूखंड को 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया। जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया, वो कौन था? हेरोडोटस था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि किसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया, तो हेरोडोटस ने। निम्न में से कौन प्राचीन यूनानी रोमन परंपरा के विद्वानों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो आपका वारेनियस है, यही संबंधित नहीं है यूनानी रोमन से। बाकी हेरोडोटस यूनानी है, अरस्तु भी यूनानी है, स्ट्रेबो रोमन है, लेकिन जो वारेनियस है ये आपके अमेरिकन है। वारेनियस प्राचीन यूनानी रोमन परंपरा के विद्वानों में से संबंधित नहीं है। वारेनियस जर्मन विद्वान थे, ये मैंने अमेरिकन बताया, ये जर्मनी के थे। तो ये जर्मन विद्वान थे। इनकी प्रमुख पुस्तक सामान्य भूगोल है। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को सामान्य तथा विशेष में विभाजित किया। ये पहले विद्वान थे जिससे भूगोल में द्विभाजीकरण की नींव डाली गई। अब उसके बाद 162 नंबर है,
निम्न में से किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक लिखी? तो मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक ब्लांस के द्वारा लिखा गया था। फ्रांसीसी विद्वान ब्लांस ने मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। ब्लांस को मानव भूगोल का जन्मदाता और फ्रांस में भूगोल का पिता माना जाता है। ब्लांस की प्रमुख कृतियाँ निम्न है: मानव भूगोल का सिद्धांत, फ्रांस का भूगोल। अब इसके बाद निम्न में से कौन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? तो हर्बर्टसन है, मैकिंडर है, ईसा बुमेन नहीं है और रॉक्सबी तो हैं। ईसा बुमेन एक अमेरिकन रहे हैं, तो ईसा बुमेन एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं द पायनियर फिंच, इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आप लोग के मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को, इस MCQ हल को एक बार ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। न समझ में आया तो एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा। आप लोग का कल नहीं परसों एग्जाम है तो हो जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद है क्षेत्र वर्णी विवेचन की संकल्पना किसने दिया था? तो ये आपका क्षेत्र वर्णी विवेचन, तो इसमें देखिए यदि आपका हेटनर नहीं दिया है तो अरिस्टोफेन को आप सही कर सकते हैं इसमें से, तो ये आपका अरिस्टोफेन हो जाएगा। भूदृश्य की संकल्पना किसने दिया था? तो भूदृश्य की संकल्पना कार्ल ओसावन ने दिया। रिमलैंड स्पाइकमैन ने दिया। जैविक राज्य की संकल्पना रेडजेल ने दिया था। यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद है 165 नंबर, स्ट्रैबो है और वारेनियस। इधर पुस्तक और लेखक दिया हुआ है, तो स्ट्रैबो ने क्या लिखा था? जियोग्राफिया। वारेनियस ने, अब पूरा देखने पर मालूम होगा, टालमी और रेडजेल। देखिए, तो अब इसमें स्ट्रैबो ए में है, वारेनियस बी में है और सी में टालमी है, डी में रेडजेल है। ठीक है, तो रेडजेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी थी, तो 1 नंबर हो जाएगा, डी में पहला। और फिर उसके बाद टालमी के द्वारा जियोग्राफिया पुस्तक लिखा गया था, तो टालमी सी में है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद वारेनियस ने जियोग्राफिया जेनेरिस लिखा था। ठीक है, तो ये आपका बी, वारेनियस बी में है और बी का तीसरा हो जाएगा और ए का चौथा हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। स्ट्रैबो के द्वारा क्या लिखा गया? जियोग्राफी। वारेनियस जियोग्राफिया जेनेरलिस। टालमी के द्वारा जियोग्राफिया। रेडजेल के द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखा गया था। तो यहाँ से चलेंगे तो ये आपका सही बिल्कुल सी वाला हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चिंतन फलन संभववाद अमलैंड मेगालोपोलिस। तो चिंतन फलन किसका था? तो ये कुहन का है। संभववाद ब्लांस का है। अमलैंड आंद्रे एलिक्स का है। मेगालोपोलिस जीन गार्टमैन का है। तो आपका 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपका ए में है। जर्मन शब्द लैंडस्केप की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या की थी, तो इसे कार्ल सावर ने अंग्रेजी भाषा में इसका विस्तृत व्याख्या किया और कार्ल सावर ने कल्चरल लैंडस्केप शब्द का प्रयोग भी किया था। जर्मन शब्द लैंडस्केप की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या कार्ल सावर ने की। कार्ल सावर ने 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में भूदृश्य की संकल्पना का विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने जर्मन लैंडस्केप के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया है। कार्ल सावर की प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित है। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल यानी कि कल्चरल ज्योग्राफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। अब इसके बाद 168 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? आरजे जॉन्स्टन, पीई जेम्स, स्पेंसर एंड थॉमस, आरए मिन्सुल्स। तो यहाँ पर मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी किताब के लेखक ये आपके जुकैलिन बियोजई गार्निक थे। तो इनमें से यही एक सुमेलित नहीं, तो आप इसको तो छोड़ ही दीजिए, कोई मतलब है नहीं। सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण किसने दिया था? तो सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण सन 1936 में हार्टसोन ने दिया था। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण हार्टसोन ने किया। हार्टसोन की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पर्सपेक्टिव इन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये बिल्कुल, और दूसरा द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो जहाँ पे देखिए नेचर, न से नेचर, तो नेचर आएगा, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर और द नेचर। तो न से नेचर, न से आपका लास्ट में क्या है? हार्टसोन है ना।
एक रिस्टोफेन में भी न आ जाएगा, लेकिन हार्टसोन को देखिएगा तो हार्टसोन का पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 में प्रकाशित हुई थी और द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1969 प्रकाशित हुई थी। और ये दोनों ही पुस्तक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक है हार्टसोन की। महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो अल्फ्रेड थेयर महान ने किया था। इसको एटी महान के नाम से भी जाना जाता है, एटी महान या अल्फ्रेड थेयर महान ने किया था। मैकिंडर ने स्थिर शक्ति पर आधारित भू रणनीतिक संकल्पना प्रस्तुत की। मैकिंडर ने हृदय स्थिर सिद्धांत प्रतिपादित किया। महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना अल्फ्रेड थेयर महान ने प्रतिपादित किया। मैकिंडर ने स्थिर शक्ति पर आधारित भू रणनीतिक संकल्पना प्रस्तुत की। मैकिंडर ने हृदय स्थिर सिद्धांत प्रतिपादित किया। 172 है, दी गाइड टू जियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दी गाइड टू जियोग्राफी नामक पुस्तक टालमी के द्वारा लिखी गई है। टालमी की अन्य पुस्तकों में एनिलिमा और अल्मागेस्ट है। अब इसके बाद चलते हैं, हार्टसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विधि पर किसके अग्रणी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हेटनर। 174 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडजेल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो इनमें से आपका जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ये रेडजेल की महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला 1882 में हुआ था और दूसरा 1891 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1891 में हुआ था। तो 1882 में जब ये प्रकाशित हुआ तो इस समय ये निश्चयवादी थे। 1891 में जाकर के ये थोड़े से संभववादी हो गए थे। अब आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी कौन है? तो इसमें सैम्पुल है, ब्रून्स है, ब्रांस है, हम्बोल्ट है। तो इसमें सैम्पुल प्रसिद्ध निश्चयवादी है। कल्याणकारी भूगोल की मूल अवधारणा निम्नलिखित किसी एक के विश्लेषण पर बल देना है। तो ये जीवन की गुणवत्ता के पहलू पर बल देना है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 177, ए जियोग्राफी ऑफ सोशल वेल बीइंग इन द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका नामक ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा था? तो यह पुस्तक जो था, यह पुस्तक लिखा गया था, ये आपका D.M. स्मिथ के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। अब इसके बाद 178, उत्पादन की राजनीति व उपभोग की राजनीति शब्दों का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग पी सैंडर्स ने किया था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पी सैंडर्स हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण प्रविधि निम्न में से किसने विकसित की थी? तो इसमें से ये ई सेवस्की ने ये इसको विकसित किया था। किसने परिभाषित किया राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित हैं जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाउंड्स हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रिमलैंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्पाइकमैन ने दिया था। रिमलैंड सिद्धांत स्पाइकमैन ने दिया था। स्पाइकमैन ने रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैकिंडर के हृदय स्थिर सिद्धांत की सर्वाधिक आलोचना स्पाइकमैन द्वारा की गई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द जियोग्राफी ऑफ द पीस में हार्टलैंड की जगह यूरेशिया के तटीय क्षेत्र जो मैकिंडर के आंतरिक समयावर्ती अर्धवृत्त से समानता रखता है, जिसको सामरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बताया, इस क्षेत्र को उन्होंने रिमलैंड के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, निम्नलिखित में से कौन से निम्न से कौन से एक दी जियोग्राफी ऑफ द पीस के लेखक है? तो स्पाइकमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी व्याख्या में हम लोगों ने इसी का जो कि पढ़ा। शांति का भूगोल नामक पुस्तक स्पाइकमैन के द्वारा लिखा गया है। उसी को अंग्रेजी में द जियोग्राफी ऑफ पीस कहते हैं। सूची का मिलान करना है। हाउसहोफर, मैकिंडर, रेडजेल, बोमेन, हाउसहोफर। तो हाउसहोफर क्या थे भैया? हाउसहोफर में आ जाएंगे भू राजनीति आ जाएगा, मैकिंडर आ जाएगा हृदय स्थिर सिद्धांत के लिए, रेडजेल आ जाएगा वास स्थान के लिए, ईसा बोमेन आ जाएगा द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। आप लोग यहाँ से ऐसे मिलान कर लीजिए। देखिए यहीं पर ये दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, यहाँ से इसको देख लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं 184 नंबर पर। निम्न में से कौन सा कथन राजनीतिक भूगोल की पारिभाषिक संकल्पना के बारे में सही है? क्षेत्र और क्षेत्रीयता अलग किए जा सकते हैं राजनीतिक भूगोल की पारिभाषिक? जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय स्थल ये भी गलत है। क्षेत्र गतिविधि, क्षेत्र व क्षेत्रीयता अविभाज्य रूप में अंतर संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता राष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यह चरम भौगोलिक अनुभूति नहीं है। अब इसके बाद है 186, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीमांतों व सीमाओं का प्रयोग भौगोलिक साहित्य में पर्यायवाची शब्दों के रूप में होता है।
सीमाएं संप्रभुता का आवश्यक अवयव नहीं है। संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। संप्रभु राज्य सीमांतों द्वारा विभाजित होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सीमांतों व सीमाओं का प्रयोग भौगोलिक साहित्य में पर्यायवाची शब्दों के रूप में होता है। सीमाएं संप्रभुता का आवश्यक अवयव नहीं है। संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। संप्रभु राज्य सीमांतों द्वारा विभाजित होते हैं। तो इनमें सही लगेगा आपका जो ये संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। देखिए 186 क्या दिया हुआ है, सी ही दिया है। तो संप्रभुता के लिए उसकी अविभाज्य तथा असीमितता आवश्यक होती है। इसका आशय है यह है कि संप्रभुता बाह्य एवं आंतरिक नियंत्रणों से मुक्त रहनी चाहिए। उसकी वैधानिक शक्ति को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता। संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अब आइए हम लोग चलते हैं, यानी कि इसका सी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सांख्यिकी तकनीक बीबर का, अनुभाविक तकनीक जॉनसन का, परिमाणात्मक गुण प्रधान तकनीक बेकर का, एकल तत्व तकनीक क्रेसी का। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िएगा जरूर कि क्या करा, सुमेलित है या नहीं है। तो इसमें एकल तत्व तकनीक क्रेसी का नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। सांख्यिकी तकनीक बीबर के द्वारा दिया गया था, अनुभाविक तकनीक जॉनसन के द्वारा दिया गया, परिमाणात्मक गुण प्रधान बेकर के द्वारा, मौलिक भूगोल पट के द्वारा दिया गया था। 188 प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? तो इसमें से बी मैकाय प्रादेशिक नियोजन, ये देखिए प्रादेशिक नियोजन का आप लोग का एक पेपर भी है, तो हो सकता है उसकी दृष्टि से सवाल बन सकता है। तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा कि प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? पितृगेडिस, बी मैकाय, एम हस्मिड, टी.एन. स्क्रेथ। तो ये बी मैकाय थे। देखा जाए तो प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक बी मैकाय महोदय थे। नियोजन किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। यह विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति का एक संगठित, संचेतन और सतत प्रयास है। अब आगे देखते हैं हम लोग, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगरीय भूदृश्य बर्कले विचारधारा, क्षेत्रीय विज्ञान ब्रिटिश विचारधारा, लैंडसाफ्ट फ्रांसीसी जी नहीं। तो लैंडसाफ्ट ये अमेरिकी विचारधारा था और नगरीय के लिए शिकागो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लैंडसाफ्ट एक जर्मनी विचारधारा है। मैंने बार बार अमेरिकन आ जा रहा है, हम जर्मनी दिमाग में रह रहा है लेकिन निकल जा रहा है अमेरिकन ही। एक बार और निकल गया था, कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि दिमाग में वही रहता है लेकिन निकल जाता है कुछ और। तो ये आपका जो लैंडसाफ्ट है ये जर्मनी से संबंधित है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, सोचिए इसका मिलान करना है। पॉपुलेशन जाग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, द जाग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जाग्राफी। तो द जाग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ यानी कि मृत्यु का, जीवन और मृत्यु का भूगोल, जीवन और मृत्यु का भूगोल नामक पुस्तक शायद डडले स्टाम का है। पॉपुलेशन जाग्राफी और जाग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जाग्राफी क्लार्क का है और जाग्राफी ऑफ पॉपुलेशन जीटी ट्रिवार्था का है। आइए अब देखते हैं क्या इसका आंसर दिया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, पॉपुलेशन जाग्राफी जे.एल. क्लार्क का है, यही चीज़ मैंने बताया। द जाग्राफी ऑफ पॉपुलेशन जीटी ट्रिवार्था का है, बिल्कुल सही। द जाग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ डडले स्टाम का, ये भी बिल्कुल सही है। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये डब्ल्यू जेलिंस्की का है। तो इसका हिंदी देखा जाए तो पॉपुलेशन जाग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल नामक पुस्तक जे.एल. क्लार्क ने लिखा था। द जाग्राफी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का भूगोल नामक पुस्तक जीटी ट्रिवार्था ने लिखा। द जाग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ यानी कि जीवन और मृत्यु का भूगोल, ये डडले स्टाम का है। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन, ये डब्ल्यू जेलिंस्की की पुस्तक है। अब आगे चलते हैं। प्रादेशिक नियोजन में ध्येय प्राप्ति मैट्रिक्स तकनीकों को किसने प्रतिपादित किया? बी.के. पुरी ने, मारिस हिल ने, जी.के. जीफ ने, आर.पी. मिश्रा ने। तो प्रादेशिक नियोजन में ध्येय प्राप्ति मैट्रिक्स तकनीकों को प्रतिपादित करने वाले मारिस हिल थे। तो देखिए कहीं ना कहीं एक आध दो क्वेश्चन आपके इसमें प्रादेशिक नियोजन से भी मिल जा रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्ता संरचना पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के मध्य संबंध कहलाता है, तो ये आपका राजनीतिक पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीतिक पारिस्थितिकी कहलाएगा। विकास ध्रुव सिद्धांत के मौलिक प्रस्तुतकर्ता कौन से? तो पिराक्स थे। पिराक्स ने विकास ध्रुव सिद्धांत दिए थे। ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप लोग। स्पाइकमैन के ड्रीमलैंड सिद्धांत का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है वह है द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, इसी में मिलता है। द ज्योग्राफी ऑफ पीस यानी शांति का भूगोल नामक पुस्तक में इनके जो है कि स्पाइकमैन के ड्रीमलैंड सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो आइए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है।
डी वाला ही दिया है और इसमें क्या है, इसमें डी बताया गया। ठीक है। 195 है, मैकिंडर के अतिरिक्त हृदय क्षेत्र संकल्पना से जुड़े अन्य राजनीतिक भूमिका हैं माइनिंग, हुसन, सेवरस्की और महान। तो इनमें से जो आपका माइनिंग और हुसन है, ठीक है, माइनिंग और हुसन। तो मैकिंडर ब्रिटिश भूविविधता में सबसे अधिक विख्यात है। उसने 1919 में अपनी पुस्तक लोकतंत्रीय आदर्श एवं यथार्थता का प्रकाशन कराया। इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम हृदय क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। इसमें आधार क्षेत्र के अलावा मध्य एवं निचला डेन्यूब क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया आदि के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? जियोग्राफिका जेनेरेलिस यही सुमेलित नहीं है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो वारेनियस के द्वारा लिखा गया है। कास्मास हम्बोल्ट की रचना है। अर्धकुंडे रीटर का है। एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल का है। 197 देखिए, निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया? जीन गार्टमैन, C.F. जोन्स, R. हार्टसोन, G. जिम्मरमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसने छायापुंज संसाधन, तो ये फैटम रिसोर्स है, तो यही जिम्मरमैन थे। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जिम्मरमैन। और जिम्मरमैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। हेटनर ने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान भी बताया। ये प्रादेशिक भूगोल विविधता थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी पर्सपेक्टिव इन द नेचर ऑफ जियोग्राफी और द नेचर ऑफ जियोग्राफी। तो ये हेटनर की नहीं है, ये हार्टसोन की पुस्तक है। यहाँ पे ये देखिए गलत व्याख्या दे दिया है। तो आप लोग व्याख्या भी देखते रहिएगा। हम व्याख्या देख लिए। तो ये जो पुस्तक है ये हेटनर की पुस्तक नहीं है, ठीक ना, ये हेटनर की पुस्तक नहीं है बल्कि हार्टसोन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? हार्टसोन की है ये पुस्तक, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी और द नेचर ऑफ जियोग्राफी। आइए, प्रसिद्ध पुस्तक द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री के लेखक कौन है? अल्फ्रेड थेयर महान रहे हैं। यानी कि द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, इतिहास के ऊपर या इतिहास पर सागर शक्ति का प्रभाव नामक पुस्तक अल्फ्रेड थेयर महान द्वारा लिखा गया था। स्पाइकमैन ने रीमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पाइकमैन ने 1944 में शांति का भूगोल नामक पुस्तक भी लिखा था और शांति के भूगोल नामक पुस्तक में ही इन्होंने रीमलैंड थ्योरी को दिया था। निम्न में से किसने निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था? G.F. कार्टर, J. ब्लाउट, विलियम बुंगी, A. सिगफ्रीड। तो A. सिगफ्रीड ने निर्वाचन भूगोल पर कार्य किया था। A. सिगफ्रीड ने निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था। जर्मन भूगोलवेत्ता A. सिगफ्रीड की प्रमुख कृतियां हैं बेसिक्स ऑफ लैंडस्केप साइंस, सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिकन भूगोलवेत्ता विलियम बुंगी का प्रमुख कृति निम्न है थियोरेटिकल जियोग्राफी। अब इसके आगे 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का। प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्य जिसका शीर्षक है न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग के लेखक थे, तो ये आपका बेंटर मैकायर रहे हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसने जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन पुस्तक लिखी? तो ये कार्ल हाउसहोफर की पुस्तक रही है। कार्ल हाउसहोफर की ये पुस्तक रही है जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन पुस्तक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 202। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का एक भूविन्यासिक कारक नहीं है? अवस्थिति, साइज, आकार, सीमा, आकृति। तो राष्ट्र का एक भूविन्यासिक कारक नहीं है, तो अवस्थिति है राष्ट्र का है, साइज भी हो सकता है, आकृति भी हो सकता है, लेकिन सीमा नहीं। सीमा राष्ट्र का भूविन्यासिक कारक नहीं है। राष्ट्र की अवधारणा के विकास के प्रमुख चरण निम्न है: रक्त संबंध, परिवार का विकास, समाज का विकास, क्षेत्रीय अस्तित्व, प्रादेशिक राजनीतिक विचारों का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्र का विकास। अब 203 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ ये भूगोलवेत्ता है और दूसरी तरफ देश का नाम दिया कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए स्पाइकमैन, मैकिंडर, तो ये मैकिंडर आपका ब्रिटेन का रहने वाला। स्पाइकमैन कहाँ के थे? तो स्पाइकमैन जर्मनी के, स्पाइकमैन संयुक्त राज्य अमेरिका इधर आगे दिया हुआ है। और हाउसहोफर जो थे ये आपके जर्मनी के थे और केजरेन स्वीडन के थे। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। स्पाइकमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के, मैकिंडर ग्रेट ब्रिटेन के, हाउसहोफर जर्मनी के, केजरेन स्वीडन के थे। हाउसहोफर ने केजरेन ने भू राजनीति शब्द को गढ़ा था और हाउसहोफर ने भू राजनीति को विकसित किया था। अब आगे चलते हैं।
एडवर्ड एकरमैन के जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल आता है। तो इजराइल किस में आता है? एडवर्ड के एकरमैन के जनसंख्या के संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल आपका जब भी आएगा तो ये आपका आएगा यूरोप सदृश प्रदेशों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एडवर्ड एकरमैन की जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल यूरोप सदृश प्रदेश के अंतर्गत आता है। यूरोप तुल्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास से उन्नत है, किंतु जनसंख्या अधिक होने तथा संसाधन सीमित होने के कारण इनमें जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च पाया जाता है। इन प्रदेशों में संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम और मानव स्तर थोड़ा सा नीचा है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? तो इसे बुंगी ने कहा था। किसने कहा था? बुंगी। ये सब मात्रात्मक भूगोल से संबंधित हैं लोग। तो विलियम बुंगी अमेरिकन मात्रात्मक एवं क्रांतिकारी भूगोलवेत्ता थे। शेफर की विचारधारा की भूगोल स्थानिक संबंधों का विज्ञान है, उसको विकसित किया तथा ज्यामिति एवं गणित को भूगोल की मात्रा माना है। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर प्रकाश डाला था? तो व्यवहारवादी वातावरण पर ये किर्क ने डाला था, विलियम किर्क ने। तो इसका राइट ऑप्शन किर्क हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का प्रारंभ किया था एलन फिलब्रिक ने, पीटर हैगेट ने, विलियम किर्क ने, ब्रायन बेरी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विलियम किर्क ने किया था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 208 देखते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? तो इनमें जो व्यवहारवाद है ये तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो पीटर हॉल ने किया था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय भिन्नता, भूदृश्य संकल्पना, क्षेत्रीय वर्ण विवेचन की संकल्पना, पेज संकल्पना। तो पेज की संकल्पना कार्ल रिटर ने नहीं दिया था, तो यहीं पर यह सुमेलित नहीं है। बाकी क्षेत्रीय भिन्नता अल्फ्रेड हेटनर का है, भूदृश्य संकल्पना सावर का है, क्षेत्र वर्णनी रिस्टोफेन का हो जाएगा। ठीक है, तो 1899 ब्लांस ने अपनी एक भाषा में लघु स्वरूपी क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा चारों ओर परिस्थिति किसने? ब्लांस ने। ठीक है ना, ब्लांस के द्वारा ये पेज संकल्पना दिया गया था। सरहद या फ्रंटियर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सरहदी क्षेत्रों की पेटियां होती हैं, सरहदें परिमित रेखाएं होती हैं जिनके किनारे प्रभुसत्ताएं मिलती हैं। तो आपका 1 और 2 दोनों ये आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो इस आधार पर आपका 1, 2 इसमें आ जाएगा। सरहदें संक्रांतिक विशेषता वाली होती है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 212। निम्नलिखित कालावधि में किसे मात्रात्मक क्रांति के तथा कथित उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है? तो इसे 1957 से 60 के दशक में, ठीक है ना, 1957 से 60 बी वाला हो जाएगा आपका। 213, 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था? तो भूगोल का इसमें जो प्रमुख चिंतन फलक रहा है ये आपका क्षेत्रीय विभेदीकरण या विषमता रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 214 है, निम्नलिखित संकल्पनाओं में कौन मैकिन्डर द्वारा प्रस्तुत वैश्विक स्ट्रैटेजिक मॉडल से संबंधित नहीं है? तो इनमें जो उपांत क्षेत्र संकल्पना या स्पाइकमैन के द्वारा दिया गया था, तो यही इसमें सम्मिलित नहीं होगा। किसने राजनीतिक भूगोल को मानव भूगोल के उस भाग से संबंधित बताया जो क्षेत्रीय घटक से युक्त राजनीतिक संश्लिष्ट का वर्णन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका YMC ब्लेट ने बताया था। YMC ब्लेट ने। मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंधित परिवर्तन का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कुमारी सेम्पुल का परिभाषा है। निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेवेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई? जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स जियोग्राफी। तो यही आपका हो जाएगा पॉलिटिक्स जियोग्राफी में ही लेवेंसराम की अवधारणा रेडजर के द्वारा दिया गया था। भू राजनीति पर किसके द्वारा सृजित किया गया था? ये पद नहीं पद होना चाहिए, तो भू राजनीति पद सृजित किया गया था। तो ये केजलेन के द्वारा सृजित किया गया था और हाउसहोफर के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो सृजन या गढ़ने की बात किया जाएगा तो केजलेन हो जाएगा, और भू राजनीति शब्द को विकसित करने का श्रेय हाउसहोफर को जाता है। भू राजनीति शब्दावली का सृजन केजलेन महोदय ने किया। हाउसहोफर महोदय ने राजनीतिक भूगोल में वैदेशिक नीति के अध्ययन पर बल दिया। मैकिन्डर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इसके बाद है, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है? तो इसमें आपका परिमंडल है, क्षेत्र है, जटिल है और सिरगुण है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है? द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज
पुस्तक। तो ये आपका प्रेस कॉट है शायद, देखिए, हाँ, द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज नामक पुस्तक रचना JRB प्रेस्कॉट ने किया था। यह एक राजनीतिक भूगोलवेत्ता थे। नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक की रचना रिचर्ड हाडसन ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी? तो ये मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालीन समस्याओं पर थी। अब इसके बाद सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ योगदान है, एक तरफ लेखक है। क्षेत्रीय भूगोल में किस लेखक का योगदान रहा है? श्रृंखलाबद्ध स्टॉप एंड गो निर्धारणवाद। तो स्टॉप एंड गो निर्धारणवाद ये ग्रिफिथ टेलर का दिया गया, तो सी का दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे देखिए, सी का दूसरा कितनी जगह दिया हुआ है? 2 जगह दिया हुआ है। ठीक है। संभाव्यतावाद ये आपका हो जाएगा OH के स्पेक्ट, डी का पहला देख लीजिए, तो डी का पहला और सी का दूसरा कहाँ पे दिया है? पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय भूगोल हम्बोल्ट का है। श्रृंखलाबद्ध भूगोल कार्ल रिटर का है। स्टॉप एंड गो निर्धारणवाद ग्रिफिथ टेलर का है। संभाव्यतावाद OH के स्पेक्ट का है। शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्मागेस्ट टालमी ने लिखा था, ये तो सबको पता ही है। दूसरा है पुस्तक और लेखक है मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, ऑल पॉसिबल वर्ड्स, एंथ्रोपोजियोग्राफी, नेचर ऑफ जियोग्राफी। नेचर ऑफ जियोग्राफी हाडसन की पुस्तक है। तो डी का दूसरा कहाँ दिया हुआ है? डी का दूसरा 2 जगह है। एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की है। सी का पहला कहाँ पे दिया हुआ है? सी का पहला आपका सी वाले में दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, यहाँ पे मिलान हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काल स्थान भूगोल की अवधारणा दी? हैगरस्टेन ने, हार्वे ने, हैगेट ने, हंटिंगटन ने। तो काल स्थान, टाइम्स और स्पेस ये आपका हैगरस्टेन ने दिया था, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ए 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक थे? तो ये इसमें आपका हो जाएगा फ्रीमैन जहाँ होंगे, तो ये बिल्कुल फ्री थे, इसलिए इन्होंने ए 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी भूगोल के 100 वर्ष नामक पुस्तक लिखे थे। तो यही इसका जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? फ्रीमैन हो जाएगा। अब इसके बाद है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। H बैरोज ने जो दिया था ये आपका मानव परितंत्र का भूगोल दिया था। WM डेविस ने अपर्दन चक्र दिया था। M जेफरसन ने प्रमुख शहर के नियम दिए थे। कार्ल सावर ने भूदृश्य की आकृति विज्ञान दिया था। तो आप यहाँ से इसका मिलान कर लेंगे। अब यहाँ पर भी मिलान करना है। रिटर, टालमी, स्टेबो, हिपार्कस। तो रिटर कौन थे? अर्धकुंडे, अल्मागेस्ट, जियोग्राफिया। तो ये जो अर्धकुंडे था ये रिटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। टालमी के द्वारा जियोग्राफिया तो है नहीं, यहाँ पे अल्मागेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेबो के द्वारा जियोग्राफिया हो जाएगा। हिपार्कस के द्वारा ऑन एयर्स वाटर प्लेसेस हो जाएगा। यहीं पर आपका ये दिया हुआ है, यहाँ से मिलान करिए। रिटर, अर्धकुंडे, टालमी, अल्मागेस्ट। इसके पहले टालमी के बारे में हमने बताया था कि जियोग्राफिया शब्द, तो जियोग्राफिया शब्द देखिए 2 लोग दिए थे। एक दिया था जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग इरेटा स्टनीज ने भी किया था, और दूसरा जो है कि आपका ये टालमी ने भी किया था। तो यदि यहाँ पर जियोग्राफिया के साथ साथ यदि अल्मागेस्ट दे दिया है, तो अल्मागेस्ट बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, टालमी के द्वारा लिखी गई है, प्रसिद्ध पुस्तक है अल्मागेस्ट और एनीलिमा। तो यहाँ पे अल्मागेस्ट के लिए आपका टालमी बिल्कुल सही हो जाएगा, और तो स्टेबो यहाँ पे आपका जियोग्राफी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अल मसूदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? तो किताब अल कानून अल मसूदी, ये अल मसूदी के द्वारा नहीं बल्कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अल कानून अल मसूदी, ये किसकी पुस्तक है? यह अल बरूनी की पुस्तक है। यहाँ पे है अल कानून अल मसूदी पुस्तक अल बरूनी की है। अल बरूनी की अन्य पुस्तकें हैं। अब इसके बाद है सेफर है, जेम्स ल्यूलाक है, OH के स्पेट है, गीडन है। तो OH के स्पेट ने जो दिया था प्रायिकतावाद ही दिए थे, जिसको संभाव्यतावाद के नाम से भी जाना जाता है। अपवाद मूलक सिद्धांत, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो OH के स्पेट ने अवसंरचनावाद दिया था, मैंने प्रायिकतावाद बता दिया। अवसंरचनावाद, सेफर ने अपवाद मूलक सिद्धांत, जेम्स ल्यूलाक ने प्रायिकतावाद, OH के स्पेट ने अवसंरचनावाद, गीडन ने अभिलाप का सिद्धांत दिया था। 231 है, निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में द्विशाखन के प्रतिपादक थे? तो आरेनियस थे, द्विशाखन के रूप में अब आरेनियस जाने जाते हैं। इन्होंने भूगोल में द्विशाखन की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने सर्वाधिक व्यापक रूप से यात्राएं की और आने वाले पीढ़ियों के लिए अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था? तो इब्ने बतूता ने यात्रा वृत्तांत लिखा था, और इन्होंने सर्वाधिक जो है कि यात्राएँ भी की थी। इसी के आधार पर एक
बहुत पहले गाना भी आया हुआ था कि इब्ने बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चूर, यानी कि ऐसा जूता जिसका यूज बहुत अधिक हो रहा हो आने जाने के लिए, चलने के लिए, तो हमेशा आवाज़ करता रहता है। तो यही इब्ने बतूता जो कि एक प्रसिद्ध यात्री अरब भूगोलवेत्ता रहा है, ये बहुत यात्रा किया था और इन्होंने यात्रा वृत्तांत नामक जो है कि एक ग्रंथ भी लिखा। अब आगे चलते हैं। हाँ, और भी देख लीजिए कि इब्ने बतूता को अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिहला है जिसमें उनकी समस्त यात्राओं का वर्णन है। 233 से निम्नलिखित में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता थे? हिप्पारकस, स्ट्रैबो, हिकैटियस, पोसिडोनियस। तो हिप्पारकस, हिकैटियस, पोसिडोनियस ये सभी जो है कि आपके यूनानी भूगोलवेत्ता रहे हैं, जबकि स्ट्रैबो जो है वो एक रोमन भूगोलवेत्ता थे। तो स्ट्रैबो रोमन भूगोलवेत्ता थे। ज्योग्राफी स्ट्रैबो की प्रमुख पुस्तक है। स्ट्रैबो को नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत माना था। नीचे कथन दिया गया है, रीटर एक स्वदेशवादी था और उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। बिल्कुल सही है। रीटर के पास व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की संकल्पना थी। अब आइए देखिए क्या है कि इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जूलियन वारपोर्ट व्यवहारगत दृष्टिकोण रखता है, बिल्कुल सही है। अरस्तु आगमनात्मक दृष्टिकोण के थे। रेडजेल मनुष्य भूमि दृष्टिकोण। डेविड स्मिथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो ये नहीं होगा, डेविड स्मिथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण नहीं रखते थे। किसका योगदान भौगोलिक अध्ययन को छवि की अवधारणा मुहैया कराता है? 236 नंबर है। तो ये आपका केनिथ बोर्डिंग। 237 से निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक कार्यक्षेत्र के रूप में भूगोल के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया था? तो ये इमैनुअल कांट ने किया था। भूगोल में अपवादवाद की शुरुआत का श्रेय कांट को ही जाता है, इसी कारण इन्हें शेफर ने अपवादवाद का पिता भी कहा था। इमैनुअल कांट ने वैज्ञानिक कार्यक्षेत्र के रूप में भूगोल के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। 238 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मनुष्य का पारिस्थितिकी कहा है? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हर्लेन बारो ने किया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 239। 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी, तो यह क्षेत्रीय भिन्नता का रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं। 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना क्षेत्रीय भिन्नता थी। क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक अल्फ्रेड हेटनर थे। अल्फ्रेड हेटनर तथा कार्ल सावर हैं। इनके अनुसार भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र स्वरूप का अध्ययन करना है। अब इसके बाद है 240। राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जोन्स ने किया था। तो राइट ऑप्शन आपका जोन्स हो जाएगा। राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन जोन्स ने किया था। हाउसहोफर ने बताया कि राज्य के लिए स्थान आवश्यक है। अपनी प्रचलित विचारधारा के लिए उन्होंने स्वीडिश भूगोलवेत्ता रुडोल्फ के जेरेन द्वारा प्रचलित शब्द जियोपॉलिटिक प्रयुक्त किया, जिसका आधार राज्य एक जीव है एवं विकास उसका नियम है। प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रादेशिक नियोजन का जो दार्शनिक आधार था, इसको प्रस्तुत करने वाले बेंटन मैक्के थे। तो ये देखिए प्रादेशिक नियोजन का ये तीसरा क्वेश्चन मिल गया, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीडर, फ्रीडमैन, बुडविले, फ्रैंक। तो मीडर संचयी कारण मॉडल, ये बिल्कुल सही है। फ्रीडमैन सारभाग परिधि या उपांत मॉडल, ये भी बिल्कुल सही है। बुडविले परिवहन मॉडल, अब ये तो पता नहीं, लेकिन परिवहन मॉडल हमें लग रहा है शायद वेबर का है। फ्रैंक पराश्रयता मॉडल, तो ये आपका बुडविले जो है परिवहन मॉडल यही सुमेलित नहीं है। परिवहन मॉडल टाफे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्या में, परिवहन मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो परिवहन मॉडल टाफे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण बताया गया है। शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये सही है और आर गलत है, यानी कि दंडकारण्य आपका आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड में नहीं है, ठीक है ना। आंशिक रूप से बिहार में और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में, तो जी नहीं, यह आंशिक रूप से क्या पूर्णतः है आपका दंडकारण्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का बस्तर तथा उड़ीसा का कोरापुट एवं कालाहाड़ी जिला सम्मिलित है। यह प्रदेश पठारी क्षेत्र है। यह प्रदेश जनजाति या आदिवासी प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण है। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कुमारी सेम्पुल है। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ की लेखिका कुमारी एलिन चर्चिल सेम्पुल है। यह प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या और उनके नियतिवादी विचारों की प्रबल समर्थक थी। इनका प्रमुख कथन है मनुष्य भूतल की उपज है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो इन चारों में फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना भी की। 246 से मानव भूगोल में पार्थिव योग्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो पार्थिव योग्यता का सिद्धांत ब्लांस ने दिया था। तो हालांकि ब्लांस तो दिया नहीं इसमें, तो रेडजेल हो जाएगा, क्योंकि रेडजेल और ब्लांस दोनों पार्थिव योग्यता के सिद्धांत के समर्थक रहे हैं, लेकिन इसमें ब्लांस
ज़्यादा ही प्रबल समर्थक रहे हैं पार्थिव एकता सिद्धांत का। यदि ब्लांस नहीं रहेगा तब तो रेड जेल हो जाएगा, यदि रेड जेल और ब्लांस दोनों है तब तो फिर ब्लांस हो जाएगा, ठीक है। और एक अनेकता में एकता, ये कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम को योगदान किया? ये सूर्य ने, विलियम किर्क ने, पीटर गोल्ड ने, डेविड रे ने। तो इसमें से कह रहा मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम, तो मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम विलियम किर्क भी थे, पीटर गोल्ड भी थे, डेविड रे भी थे। तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, उपरोक्त कथन दिया था। तो ये सैंपल ने यह कथन दिया हुआ था। मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ये मानव प्रदेशों की संकल्पना को जो प्रतिपादित किए थे, ये पीएम राक्सबी ने किया था, पीएम राक्सबी ने किया था। ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा में पीएम राक्सबी एक अग्रगामी भूगोलवेत्ता थे। उसने मानव प्रदेशों की संकल्पना को विस्तृत रूप दिया था। राक्सबी का मत है कि एक जैसे प्राकृतिक प्रदेशों में मानवीय क्रियाओं पर एक जैसे प्रभाव होते हैं और उनमें मानवीय विकास भी मिलता जुलता होता है। 250 से मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? तो ये पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? ये जर्मन संप्रदाय से संबंधित है। संभववाद फ्रांसीसी से है। नव निश्चयवाद जो है कि आपका ये अमेरिकी से हो जाएगा। मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया था। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये ब्रून्स ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ब्रून्स हो जाएगा। अब इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित है? डेविस है, पेंक है, हम्बोल्ट है, विडाल डी ला ब्लांस है। तो विडाल डी ला ब्लांस इनमें से मानव भूगोल से संबंधित है। और विडाल डी ला ब्लांस को फ्रांस में मानव भूगोल का पिता या जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल शाखा है, तो मानव भूगोल जो शाखा है ये आपका प्रादेशिक भूगोल की, विश्व भूगोल की, क्रमबद्ध भूगोल की, आर्थिक भूगोल की। तो मानव भूगोल जो शाखा है यह प्रादेशिक भूगोल की एक शाखा है। तो मानव भूगोल की दो प्रधान शाखाओं में से एक है। मानव भूगोल में मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की शाखाओं में आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल तथा सांस्कृतिक भूगोल आदि को शामिल किया जाता है। 254 है, मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम विडाल डी ला ब्लांस ने किया था। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है? तो रिटर ने पृथ्वी के भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन को बताया है। 256 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है? तो इनमें से ये सभी भूगोल का विषय क्षेत्र रहा है। निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी है? तो इनमें से जो आपका संतोषक मानव है यही मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक इन चारों में रेड जेल हैं और ब्लांस तो जो है कि आपका कहाँ के हैं, ये फ्रांस के मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी थी? तो ये रेड जेल बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। इसी पुस्तक के कारण इन्हें मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के लेखक कौन है? इसी सैंपल है, फ्रेडरिक रेड जेल है, ग्रिफिथ टेलर है, एल्सवर्थ हटिंगटन है। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक एल्सवर्थ हटिंगटन रहे हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक एल्सवर्थ हटिंगटन है। इन्होंने एशिया का स्पंदन तथा प्रजातियों के लक्षण और सभ्यता और जलवायु की रचना की, यानी कि पल्स ऑफ एशिया नामक पुस्तक और कैरेक्टर ऑफ रेसेस सभ्यता और जलवायु यानी कि सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट जैसी पुस्तक की रचना इन्होंने किया। 261 है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारण त्रिभुज की संकल्पना निम्न में से कौन सा सही है? तो ये आपका वेबर का है। इन्होंने स्थान निर्धारण त्रिभुज की संकल्पना दिया था। 1909 में औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया। वेबर का सिद्धांत एक निश्चयवादी सिद्धांत है। अर्धकुंडे किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्धकुंडे रिटर के द्वारा लिखा गया था। कास्मास किसके द्वारा लिखा गया था? तो हम्बोल्ट के द्वारा। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये रेडजेल के द्वारा। भूगोल के विधि तंत्र एल्फ्रेड हेटनर के द्वारा लिखा गया था। तो इसका यहाँ पर ये आपका मिलान दिया हुआ है। अर्धकुंडे कार्ल रिटर के द्वारा लिखा गया है। अर्धकुंडे कार्ल रिटर के द्वारा लिखा गया है। कास्मास हम्बोल्ट के द्वारा। एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा। भूगोल के विधि तंत्र एल्फ्रेड हेटनर के द्वारा लिखा गया है। अब उसके बाद है 264, निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है, सूची 2 है। बेरी और बुंगे, तो बेरी बुंगे जो है ये सकारात्मकवाद हो जाएगा। तो 1/4 जिसमें दिया होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/4, तो 1/4 का मतलब पहला का डी, इसमें भी ये गलत ये सब दे देते हैं। तो पहला का डी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। मानव भूगोल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप लोग इसका एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी
की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन यह किसने कहा था? तो जहाँ संश्लेषण की बात आ जाएगी वो परिभाषा रेडजेल ने दिया है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के समर्थक हैं? ग्रिफिथ, टेलर, इमैनुअल कांट, हंटिंगटन, अल मसूदी। तो इनमें से नियतिवाद के समर्थक हैं तो हंटिंगटन रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 267। निम्नलिखित में से किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया जिस कारण से विकास ध्रुवों का विकास का केंद्र कहा जाने लगा? तो ये बोर्डविले थे। किसने यह परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 2500 मील है? तो ये इरेटास्थनीज बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। इरेटास्थनीज ने यह परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 2500 मील है। इरेटास्थनीज ने जियोग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना की। इरेटास्थनीज ने भूगोल के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान दिए। प्रथम, पृथ्वी की परिधि का आकलन किया। दूसरा, निवास्य जगत का मानचित्र। तीसरा, निवास्य जगत का विवरण करते हुए एक पुस्तक लेखन भी इन्होंने प्रस्तुत किया। किसने जियोपॉलिटिक्स शब्द दिया था? तो जियोपॉलिटिक्स जो शब्द दिया था ये केजलेन के द्वारा दिया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 269 के लिए। 270 के लिए निम्न में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है? अंतर संबंध का सिद्धांत तो है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत ये भी है, नव मार्थसवाद सिद्धांत ये जनसंख्या भूगोल का मौलिक सिद्धांत है। तो यही आपका जो है कि सही हो जाएगा 270 के लिए नव मार्थस सिद्धांत। यह मानव भूगोल का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। अब इसके बाद देखिए हंटिंगटन और ब्रूंस मानव, ठीक है, हंटिंगटन और ब्रूंस के बारे में यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी थी? तो मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन ये हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक एल्सवर्थ हंटिंगटन ने लिखी थी। हंटिंगटन एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता एवं जलवायु वैज्ञानिक थे। हंटिंगटन एक नियतिवाद चिंतक थे जिन्होंने सभ्यता के विकास पर जलवायु के प्रभावों का अध्ययन किया। हंटिंगटन की प्रमुख पुस्तकें निम्न है: द पर्ल्स ऑफ एशिया, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी और प्रजातियों के लक्षण, मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो देखिए हंटिंगटन की ये जितनी भी पुस्तकें हैं बिल्कुल ही बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इन पुस्तकों को आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द पर्ल्स ऑफ एशिया है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, द मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी है, प्रजातियों के लक्षण है। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। इसको आप लोग बिल्कुल रट ही जाइए कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह विचार के किन्हीं तथ्य समूह के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता, पुरजोर प्रस्तुत किया था। तो इसे बैरोज ने किया था। एच बैरोज का सन 1923 मानव पारिस्थितिकी की ओर झुकाव हुआ। इन्होंने बताया कि इसमें केवल तत्वों के अंतर संबंध का अध्ययन नहीं होता है बल्कि मानव और प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंध की भी अध्ययन को शामिल किया जाता है। 273 परिवर्तन की प्रकृति नियम है। यह कथन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? तो ये ब्रूंस ने बताया था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह कथन प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रूंस का है। इन्होंने अपने क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया कि भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जियोग्राफी ह्यूमैनी है। एशियाई डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव ये भी पुस्तक है। नोट, इन्होंने मानव के आर्थिक कार्यों को विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था भी कहा है। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टर्म्स हो सकता है कि किसने मानव के आर्थिक कार्यों को विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था कहा है? तो ये ब्रूंस ने कहा है। तो राइट ऑप्शन आपका ब्रूंस यहाँ पर हो जाएगा और इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 274 नंबर, मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया था। तो ये ब्रूंस ने किया था। प्रसिद्ध कृति सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, तो ये आपका एल्सवर्थ हंटिंगटन का ही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हिप्पोक्रेटस, हंटिंगटन, कांट, इब्ने खल्दून, ठीक है। तो ये जो हंटिंगटन थे, हंटिंगटन एक अमेरिकन थे, कांट जर्मन के थे, इब्ने खल्दून अरब के थे और हिप्पोक्रेटस जो बचे ये ग्रीक हो जाएंगे। तो हिप्पोक्रेटस ग्रीक है, हंटिंगटन अमेरिकन का है, कांट जर्मन है, इब्ने खल्दून अरब का है। अब इसके बाद निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? तो ये चीज़ रिचर्ड हार्टसन ने लिखा था। जियोग्राफी है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, द पायनियर फ्रिंज है। फिजियोग्राफी, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये तो पुस्तक जो है कुमारी सेम्पुल का लिखा हुआ है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट ये हंटिंगटन का लिखा हुआ है। द पायनियर फ्रिंज ये ईसा बोमैन का लिखा हुआ है। और फिजियोग्राफी R.D. सेलिसबरी का लिखा गया पुस्तक है। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद मानव प्रजातियों के विकास के संदर्भ में मेखला तथा संस्था सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जी, टेलर हो जाएगा। सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के संबंध में मेखला तथा संस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहते हैं। टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का उद्गम प्रदेश मध्य एशिया क्षेत्र है, ठीक है ना।
1919 में इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया था। प्रजाति से संबंधित इन्होंने अपना जोन स्टेटा थ्योरी 1919 ईस्वी में दिया था। और इन्होंने बताया था कि जिन प्रजातियों का उद्गम हुआ वो अपने उद्भव केंद्र से दूर होते चले गए और राष्ट्र में जो प्रजाति का उद्भव हुआ वो उद्भव केंद्र में ही रह गए। और इन्होंने प्रजातियों का उद्भव केंद्र मध्य एशिया को बताया है। और इन्होंने पूरे प्रजातियों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया हुआ है। टेलर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा। उसमें आपको मिल जाएगा टेलर का जो है कि प्रजाति वर्गीकरण। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं है, यह कथन किसने कहा था? तो कोई भी अनिवार्यता नहीं बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, तो यह फेब्रे ने यह कथन कहा था। फेब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया और संभववाद शब्द का प्रयोग करते हुए फेब्रे ने यह कहा था कि कहीं कोई भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है और मनुष्य उन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का एक प्रमुख निर्णायक है। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बन जाते हैं, तो ये तो जिमरमैन ने कहा था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जीन ब्रूंस है, तो ब्रूंस कौन थे? तो ब्रूंस आपके संभववादी थे। OHK स्पेट संभाव्यवादी थे। टेलर नवनियतिवादी थे। फ्रेडरिक रेटजेल नियतिवादी के थे। अब इसके बाद पारिस्थितिकी नीतिवाद के विपरीत संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो इसमें आपका बीटा डी लाप्लास हो जाएगा। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव किसने रखी थी? तो आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की जो नींव रखी थी वो हम्बोल्ट और रिटर ने रखी थी। हम्बोल्ट और रिटर को आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नीतिवाद के दर्शन को आगे बढ़ाया था, तो ये ये जॉर्ज वैज्ञानिक नीतिवाद है, तो ये जी टेलर ने दिया था, जी टेलर ने। और इसी को वैज्ञानिक नीतिवाद कहते हैं, इसी को नवनीतिवाद कहते हैं, इसी को रुको और जाओ नीतिवाद कहते हैं, और इसी को जॉर्ज तैथम ने वैज्ञानिक संभववाद का नाम दिया था। अब आगे हम लोग चलते हैं पर्यावरण अंतर संबंध निश्चयवाद। निम्न में से कौन वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते हैं? तो डार्विन थे और सैम्पुल थे, रेडजेल थे। तो डार्विन, सैम्पुल और रेडजेल किस में आ जाएगा? तो A, C और D राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हम्बोल्ट संभववादी थे और आपका जो ब्लांस है ये भी संभववादी रहे हैं। किसके द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना और विरोध किया गया? हंटिंगटन और सैम्पुल के द्वारा, बीटा डी लाप्लास और एल फेब्रे के द्वारा, हम्बोल्ट और रेडजेल के द्वारा, रिटर और एल फेब्रे के द्वारा, ब्लांस और रेकलेस के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर क्या है कि किसके द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना और विरोध किया गया था? तो हंटिंगटन सैम्पुल हो नहीं सकते हैं, ब्लांस और फेब्रे हो सकते हैं, रेडजेल भी नहीं होंगे, रिटर और फेब्रे हो सकते हैं। तो बी और डी और ई, बी डी ई नहीं दिया है, तो आप चले जाइए किसमें? आप बीटा डी लाप्लास और एल फेब्रे, बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका बी जो है ये देखिए नेट में पूछा गया सवाल है 2021 में, ये बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम्बोल्ट और रेडजेल है नहीं, रिटर और एल फेब्रे, और ब्लांस और रेकलेस, रिटर तो है नहीं, और ब्लांस और रेकलेस, बी और ई को देखते हैं, बी और ई को, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी और ई हो जाएगा। देखिए यही दिया हुआ है, यहीं टिक लगा हुआ था, बी और ई, डी वाला। आप इसका व्याख्या एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। और जिनको बहुत अच्छे से जानना है किसके विषय में? मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के विषय में बहुत अच्छे से जानना है, तो वो हमारे YouTube चैनल में जाएंगे, वीडियो प्लेलिस्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध जरूर मिल जाएंगे, जिसमें नियतिवाद, संभववाद और नव नियतिवाद के बारे में अच्छे से बताया गया है, उसके समर्थकों के बारे में बताया गया है, और लोगों ने क्या क्या अपना स्टेटमेंट दिया है उसके विषय में भी बताया गया है। आप वहाँ से जा कर के अच्छे से अपना देख सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। 288 निश्चयवाद और संभववाद की अवधारणाओं का विकास किनके एकीकृत अध्ययन का परिणाम है? तो ये जर्मन और फ्रांसीसी का है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जर्मन और फ्रांसीसी। तो निश्चयवाद में जर्मनी थे, संभववाद में फ्रांसीसी थे। वातावरण नीतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है। वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता कौन था? तो ये आपका फ्रेडरिक रेटजेल है। तो रेटजेल को नियतिवाद का जनक भी माना जाता है। इन्होंने नियतिवाद का सूत्रपात किया था, इसलिए इन्हें नियतिवाद का जनक या पिता कहा जाता है। ये जर्मन के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख शिष्या कुमारी एलिन चर्चिल सैम्पुल थी, जो अमेरिका की रहने वाली थी, वो जर्मनी में पढ़ने आई थी। और
रेडजेल के विचारों से बहुत प्रभावित होकर के वो भी निश्चयवाद की एक कटु कह सकते हैं कि समर्थक बन गई। और रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी से प्रभावित होकर के उसने भी जो है कि कह सकते हैं कि 1911 में एक पुस्तक उन्होंने लिखा, इन्फ्लुएंसेस ऑफ इन्वायरमेंट जियोग्राफी, यानी कि पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑफ मैन इन्वायरमेंट, यानी कि मानवों पर पर्यावरण के प्रभाव नामक पुस्तक की रचना किया, जिसमें उसने पहले ही पृष्ठ पर लिख दिया था कि जितने क्या जो मानव है वो सब प्रकृति के मिट्टी के धूल के समान है। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वातावरण निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता कौन था? तो फ्रेडरिक रेडजेल। वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है, प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है, तो ये आपका नियतिवाद कहलाएगा 291 के लिए नियतिवाद। हाँ, ये देखिए आप लोग के सिलेबस में है, जो MA 4 सेमेस्टर के ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और उनका जो पहला पेपर जियोग्राफिकल थॉट में ये आपका मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है, जिसमें नियतिवाद, नवनियतिवाद और संभववाद के बारे में विचारधाराएँ दी गई हैं और उन्हीं के बारे में जो कि बताया गया है। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन एक निश्चयवादी नहीं थे? तो ये बीडा डीरा ब्लांस ये संभववादी रहे हैं। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा जो है कि कुमारी सेम्पुल के द्वारा दिया गया है। रेडजेल की वास स्थान की अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके अंदर सजीव विकसित होते हैं, ऐसा तो है नहीं। देखते हैं, यह मनुष्यों की वह आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं जो वे अपने परिबद्ध क्षेत्र से बाहर करते हैं। यह मानव समाज और किसी स्थानिक संगठन और उसकी भौतिक स्थिति के बीच का संबंध है, तो ये सही हो सकता है। यह एक भू राजनीतिक संरचना है जो राज्य की दृष्टि से स्थान का अध्ययन करता है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ये आपका सी वाला तो सही है, ये भी सही है, तो आपका ए सी सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? R.E. मर्फी, M. जेफरसन, चाइल्ड, सेवस्की। तो इसमें जो आपका डी है सेवस्की, स्टडी ऑफ CBD, ये नहीं है। स्टडी ऑफ CBD किसी और के द्वारा लिखा गया है। संकल्पना और प्रस्तावक दिया गया है, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, प्रसंभाव्यवाद। तो निश्चयवाद के लिए तो आप जानते होंगे, आप इसको यहाँ से आप हल कर लीजिएगा। अब इसके लिए जो है कि कई बार ये हो गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। निश्चयवाद रेडजेल रहे हैं, संभववाद आपके ब्लांस, ब्रूंस, फेब्रे ये सब रहे हैं। विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल बात सत्य है। रिटर एक टेरियोलॉजिस्ट थे, ये भी बात सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न विद्वानों में कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था? सिंपल है, फ्रेडरिक रेडजेल है, कार्ल रिटर हैं, एल फेब्रे नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल का है, जियोग्राफी है मॉडर्न सिंथेसिस टेलर का ये नहीं है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी ये डिकिंसन का है, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्सन का है, तो ये बी वाला सुमेलित नहीं हो पाएगा। समस्त भौगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिवता का है, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे आप ब्लांस के रूप में कह सकते हैं। एक ही प्रकार का वातावरण, जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्न अवधारणाओं में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संभववाद हो जाएगा। एक ही प्रकार का वातावरण, जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन संभववाद की अवधारणा जुड़ा है। संभववाद की विचारधारा के जनक बीडा डीरा ब्लांस को माना जाता है और यह फ्रांस की एक प्रमुख विचारधारा रही है। इसमें मिलान करना है रेडजेल, ये जर्मनी के, सेम्पुल अमेरिका की, स्टाम ब्रिटेन के, ब्लांस फ्रांस के। मानव भूगोल में पार्थिवता के सिद्धांत को सर्वप्रथम निरूपित किया था, तो इसे ब्लांस ने दिया था। निम्न में से कौन सी संकल्पना बीडा डीरा ब्लांस से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पार्थिव संपूर्णता या पार्थिवता का सिद्धांत, सी नंबर। 305 के लिए सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना की थी, तो इमैनुअल कांट ने किया था। निम्न में से कौन नियतिवाद का हिमायती नहीं था? तो ये डिमांजिया इसमें नहीं हो पाएगा और ब्लांस भी नहीं हो पाएगा, है ना। ये दोनों संभववादी थे, ब्लांस और डिमांजिया दोनों संभववादी थे। चूँकि ये UPPCS का है, तो इसमें जिसने सी और डी किया होगा वो बिल्कुल दोनों को एक ही नंबर मिल जाएगा। नौ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक थे एल्सवर्थ हंटिंगटन, जॉर्ज स्टैथम, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेडजेल। तो नौ निश्चयवाद के लिए टेलर के लिए आप जा सकते हैं, सी नंबर। जेनेरे डी बिया, ये बीडा डीरा ब्लांस की एक पुस्तक है। जेनेरे डी बिया संबंधित है क्रियाकलाप का सिद्धांत, अंतरक्रिया का सिद्धांत। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका क्रियाकलाप का सिद्धांत से हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? तो इन चारों में एड्सवर्थ हंटिंगटन ये निश्चयवाद का प्रबल समर्थक के रूप में माने जाएंगे। सावर तो ये संभववादी थे, हेटनर भी कह सकते हैं कि ये भी संभववादी थे। आइए 310 देखते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन है, लगभग 500 क्वेश्चन होंगे टोटल। किस विचारधारा के अंतर्गत समानता मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? तो ये निश्चयवाद हो जाएगा। वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? तो मैंने अभी बताया, शैम्पू ने कहा था ऐसा। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है? तो ये भी शैम्पू है। मानव पर्यावरण सहसंबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने का प्रथम पर्यावरणीय नियतिवाद किसे कहा जाता है? तो इब्ने खल्दून को प्रथम पर्यावरणीय नियतिवाद कहा जा सकता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एडमंड डेमोलिन्स नौ निश्चयवाद, जॉर्ज टैथम निश्चयवाद, लुसियन फेब्रे संभववाद, एच.के. फ्यूर। तो लुसियन फेब्रे संभववाद है। जॉर्ज टैथम जो थे ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक संभववाद के थे। एडमंड डेमोलिन्स एच.जे. फ्यूर। तो ये इसमें सी वाला सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं? नगरीय भूदृश्य बर्कले विचारधारा, क्षेत्रीय विज्ञान ब्रिटिश विचारधारा, लैंडस्केप फ्रांसीसी विचारधारा। तो लैंडस्केप जो है ये आपका जर्मन विचारधारा से, अभी इसको कुछ देर पहले हम लोग सॉल्व किए थे, देखे थे। 316 मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन के प्रति उत्तरदायी है? तो ये टेलियोलॉजिकल या उद्देश्यपरक उपागम हो जाएगा आपका। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था? तो ये मानव वातावरण अंतर संबंध रहा है। पर्यावरण एवं संस्कृति के संबंध में मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग किसने किया था? तो मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग हंटिंगटन के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन निश्चयवाद के सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो इनमें आपका ये सभी जो है कि निश्चयवादी नहीं थे। भूगोल में पर्यावरण निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजाति वितरण तथा जलवायु से है। बात तो सही है। पर्यावरण निश्चयवाद उपनिवेशक का दर्शन था। ए और आर दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर ली जाएगा। निम्न में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ था? तो ये आपका टालमी के द्वारा, जी नहीं। तो हम्बोल्ट और रिटर को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, तो ये हम्बोल्ट के द्वारा ही हुआ होगा। तो राइट ऑप्शन आपका हम्बोल्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यावरणीय नियतिवाद का समर्थक नहीं है? तो इसमें जो सैम्पल है, हंटिंगटन है, इब्ने खल्दून को पहला पर्यावरणीय नियतिवाद विचारक माना जाता है। तो डी जो कार्ल सावर है ये आपका संभववादी है। सूची का मिलान करिए। नौ नियतिवाद ये आपका टेलर है, संभववाद ब्लांस नियतिवाद रेडजेल है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही अनुक्रम है? तो भौगोलिक विचारधारा में पहले निश्चयवाद आता है, फिर उसके बाद संभववाद आता है, फिर मात्रात्मक क्रांति और व्यवहारवाद आता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक और भूगोलवेत्ता जियोग्राफिया नामक पुस्तक है कास्मास। तो ये हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक। नेशंस एंड नेशनलिटीज और एंथ्रोपोजियोग्राफी ये रेडजेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जियोग्राफिया ये पुस्तक स्ट्रेबो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल के द्वारा लिखा गया है। कास्मास अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। नेशंस एंड नेशनलिटीज ये रेक्लूज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पर देखिए ये मिल गया आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रेडजेल को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोल में आधिपत्य था। रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द प्रतिपादित किया। रेडजेल डार्विन के प्रजातियों के विकास के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन सा कथन रेडजेल से सही संबद्ध है? तो रेडजेल का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोल में आधिपत्य था, ये बात तो बिल्कुल आपका सत्य है। रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द प्रतिपादित किया, ये भी बात सत्य है। रेडजेल डार्विन ये तीनों सही हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दृष्टिकोण है, योगदाता है। नौ निश्चयवाद, कल्याणपरक, व्यवहारगत, आधुनिक मानवतावादी। आधुनिक मानवतावादी कहाँ चले जाएंगे आप? विलियम किर्क व्यवहारगत हो जाएगा। कल्याणपरक के लिए डी.एम. स्मिथ हो जाएगा। नौ निश्चयवाद के लिए ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। आधुनिक मानवतावाद के लिए गुमन ओल्सन हो जाएंगे। तो नौ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, कल्याणपरक डी.एम. स्मिथ, व्यवहारगत विलियम किर्क और आधुनिक मानवतावाद गुमन ओल्सन हो गया। तो ये यही आपका ये आप यहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही सुमेल नहीं है? पारिस्थितिकी उपागम H.H. बैरोज के द्वारा, कल्याणपरक उपागम D.R. स्टोडार्ट के द्वारा, परिमाणात्मक उपागम D. एक मार्बल, कार्यात्मक उपागम W. क्रिस्टालर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कल्याणपरक उपागम ये स्मिथ के द्वारा दिया गया था, तो यही जो है कि आपका सुमेलित नहीं है। अब इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। पीटर गोल्ड, पीटर हैगेट, E.C. सैम्पल, E. हंटिंगटन। तो मेंटल मैप है, तो मेंटल मैप गोल्ड और
गोल्ड एवं वाइट का है तो ए का पहला हो जाएगा, 2 जगह दिया हुआ है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये सैम्पल का लिखा गया पुस्तक है तो सी का दूसरा हो जाएगा, तो सी में दूसरा आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हंटिंगटन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन की पुस्तक है। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, ये पीटर हैगेट की पुस्तक है। यहाँ पे आप मिलान कर सकते हैं। अब इसके बाद है निम्न में से कार्ल रिटर कौन सी विचारधारा के प्रतिपादक थे? तो ये निश्चयवादी थे। संभववाद और रुको एवं जाओवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना दी गई थी, तो ये टेलर के द्वारा दिया गया था। तो ग्रिफिथ टेलर रुको और जाओ निश्चयवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। इससे वैज्ञानिकवाद के नाम से भी जाना जाता है, इससे नव निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसी विचारधारा को जॉर्ज स्टैथम ने वैज्ञानिक संभववाद का नाम दिया था। देखिए यहाँ जॉर्ज स्टैथम ने टेलर की विचारधारा को व्यवहारिक संभववाद का नाम दिया, वैज्ञानिक नहीं, व्यवहारिक संभववाद का नाम दिया था। अब इसके बाद है निम्न में से कौन सा भूगोलवेत्ता पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? तो इनमें से ब्रून्स नहीं है ना। 333 निम्नलिखित में से कौन से भूगोलविद मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया था? तो ये आपका जो हो जाएगा मानव केंद्रित भूगोल पर, है ना। तो ये देखिए ब्लांस थे, ठीक है, हंटिंगटन और ब्लांस, ये तो नहीं, गुल्के और जीन ब्रून्स हो जाएगा, ब्लांस हो जाएगा, ठीक है। डेविड और सैम्पल तो है नहीं, हंटिंगटन और ब्लांस, हंटिंगटन नहीं है, ब्लांस है। जेफरसन और हम्बोल्ट ये दोनों नहीं है, ब्लांस और एक्लस है, गुल्के और जीन ब्रून्स है। तो डी और ई वाला सही हो जाएगा इसमें। यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? जी टेलर का कथन है ये, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जी टेलर। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? संभववाद का जनक, तो देखिए संभववाद के जो जनक है वो बीडा डी ला ब्लांस है। ब्लांस की अनुपस्थिति में लुसियन फैब्रे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा था? तो इसको ब्लांस ने ही कहा था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्लांस। निश्चयवाद एवं संभववाद के मध्य अंतर को कम करने को नव निश्चयवाद की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो टेलर ने किया था। निम्नांकित में से किसने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया? व्यवहारिक संभववाद को तो जॉर्ज स्टैथम ने किया था। तो जॉर्ज स्टैथम है नहीं व्यवहारिक संभववाद को लेकर के, इसमें जॉर्ज स्टैथम है नहीं, तो आपका ग्रिफिथ टेलर ही हो जाएगा। निम्नांकित में से किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया था? तो ये आपका ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। नव निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नव निश्चयवाद को आपका इनमें से हो जाएगा रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। नव निश्चयवाद के संस्थापक कौन थे? तो ये टेलर थे। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है नव निश्चयवाद से। भूगोल में संभववाद की विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है, तो संभववाद की विचारधारा का प्रवर्तक ब्लांस को माना जाता है, डिमांजिया ला फैब्रे। तो इसमें ब्लांस बिल्कुल सही हो जाएगा। दो 344 से मानव भूगोल के विद्यालयों में से एक संभववाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह सिद्धांत मनुष्य को पर्यावरण में एक सक्रिय एजेंट के रूप में लेता है, ये सही है। बीडा डी ला ब्लांस संभववाद के दर्शन के कट्टर समर्थक, तो ये भी सही है। 1920 के दशक में टेलर द्वारा संभववाद की अवधारणा को सामने रखा गया, तो टेलर ने नव निश्चयवाद रखा गया था। टेलर ने क्या विचारधारा दिया था? नव निश्चयवाद का दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा, अच्छे से व्याख्या पढ़िएगा, कोई कंजूसी नहीं करना है। नंबर अच्छा लाना है तो व्याख्या अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट को हल करिए, 1 बार 2 बार करिए। जहाँ हो सकता है वहाँ आप पेन कापी लेकर के उसको नोट कर लीजिए। कोई अनिवार्यता नहीं, परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं, इस कथन को फैब्रे ने कहा था। निम्न में से कौन सा समूह संभववाद को निरूपित करता है? तो ये आपका ब्लांस, ब्रून्स और सावर, रेडजेल, सैम्पल, सावर, जी नहीं, हंटिंगटन, रेडजेल, जी नहीं, स्टेबल्स और जी नहीं, ब्लांस, ब्रून्स, सावर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप व्याख्या यहाँ से पढ़िएगा। देखिए आप व्याख्या पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगा। अब व्याख्या पढ़ने के लिए इतना समय नहीं, 1.5 घंटे का वीडियो अभी हो गया है, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मानव पारिस्थितिकी बैरोज का है, ये बिल्कुल बात सही। इतिहास का भौगोलिक धुरी मैकिंडर का है। रुको और जाओ नव निश्चयवाद जी टेलर का है। प्रसंभाव्यवाद ये दिया था, प्रसंभाव्यवाद OH के स्पेट ने दिया था, लेकिन यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर तो ये आपका दिया हुआ है बीडा डी ला ब्लांस, तो ये गलत हो जाएगा।
किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था? तो ये भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय बिल्कुल सही हो जाएगा। संभववाद संकल्पना का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो ये आपका OHK स्पेट ने किया था, बिल्कुल सही है। आप यहाँ से व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। संभाव्यवाद की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था? OHK स्पेट ने। पॉजिटिविज्म का दर्शन निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? प्रत्यक्षवाद की बात कर रहा है तो ये अनुमान में नहीं करेगा, बाकी सब में करेगा। तथ्य होगा, सत्य होगा, वस्तुपरकता होगा। निम्न में से किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो ये संभववाद की संकल्पना बीडा डी ला ब्लांस ने किया था। फ्रांस में मानव भूगोल संस्थापक किसे माना जाता है? तो ब्लांस को माना जाता है। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने रखी थी? तो ब्लांस ने रखा था। निम्न में से कार्ल रिटर कौन सी विचारधारा के प्रतिपादक थे? तो ये जो रिटर थे निश्चयवादी थे। रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्न संकल्पनाओं में से किससे संबंधित है? तो यह आपका संभववादी से हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्यतावाद या संभववाद। संभाव्यतावाद का विचार सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया था? तो ये आपका फ्रेंच या फ्रांस वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबद्ध है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। बीडा डी ला ब्लांस निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है? संभाव्यतावाद। निम्न में से कौन नियतिवाद विचारधारा का समर्थक नहीं है? 361 है। तो ये आपका देखिए नियतिवाद विचारधारा का समर्थक नहीं है तो आपका कुमारी सेम्पुल नियतिवादी है, रिटर है, हम्बोल्ट है, लेकिन ब्लांस संभववादी है। मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो इसमें इस समय 9 निश्चयवाद की विचारधारा प्रचलित है। प्रकृति एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लांस ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना का परंपरा का उदाहरण दिया है उसे कहते हैं, तो उसे आप पेज के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेज। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल में जेनेरे डी वाई सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो बीडा डी ला ब्लांस थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीडा डी ला ब्लांस। देखिए UPPCS प्री 1999-2005, UPPCS प्री विशेष चयन 2004, UPPCS GIC प्रवक्ता 2012, UPPCS प्री 1997 में ये सवाल पूछा हुआ है। तो ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसको आप हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। विशेषकर आप शिक्षक भर्ती भूगोल विषय से संबंधित जितने भी शिक्षक भर्ती हैं, चाहे TGT हो, PGT हो, हायर का हो, सबके लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण एक तरीके से MCQ हो सकता है। इसलिए आप लोग इसको पूरा देखें और अच्छे से देखें। पार्थिवता समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रभावी विचार रहा। उपरोक्त कथन का श्रेय किसको जाता है? तो पार्थिवता सिद्धांत के कह सकते हैं कि जनक के रूप में बीडा डी ला ब्लांस को माना जाता है। और दूसरी तरफ इसके समर्थकों में रेडजेल भी समर्थक रहे हैं, लेकिन दोनों की विचारधाराओं में अंतर रहा है। जो ब्लांस थे ये संभववादी विचारधारा के थे, जबकि रेडजेल ये निश्चयवादी विचारधारा के थे। अब आगे चलते हम लोग सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, पुस्तक है, डिमांजिया है, सोरे है, दी मार्टोनी है, ब्लेचार्ड है। तो डिमांजिया ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सोरे ने पिकार्डी ये तो मार्टोनी की पुस्तक है, सॉरी पिकार्डी डिमांजिया की पुस्तक है। तो ये आपका डिमांजी पिकार्डी हो जाएगा। 1/4 जिसमें दिया होगा, तो 1/4 2 जगह दिया हुआ है, तो बी वाला सही हो जाएगा। डिमांजिया पिकार्डी, सोरे लेस पेरिनीज, दी मार्टोनी लेस आल्पस, ब्लेचार्ड फ्रेंच आल्पस। 20वीं शताब्दी के भूगोल के लेखक कौन है? तो 20वीं शताब्दी का भूगोल टेलर के द्वारा लिखा गया था। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? टेलर नियतिवाद थे, यही सुमेलित नहीं है, ये नवनियतिवादी थे। ब्लांस संभववादी थे, ब्रूंस संभववादी थे, स्पेट्स प्रसंभाव्यतावाद थे। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं, यह सिद्धांत से संबंधित है। ये आपका संभववाद हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अब इसके बाद है कौन विद्वान जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बतलाया है? तो मानव संस्कृति कौन विद्वान जलवायु को ही मानव संस्कृति कारक और द्योतक बतलाया? तो हंटिंगटन ने बतलाया है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? ब्लांस जर्मन भूगोलवेत्ता थे, ये गलत है। थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी गलत है। टेलर ने जियोग्राफी ऑफ 20वीं सेंचुरी पुस्तक लिखी थी, ये बिल्कुल सत्य है। बुशमैन सहारा के मौसम में पाए जाते हैं, तो जी नहीं। बुशमैन काला हारी में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। पार्थिव एकता सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका भौगोलिक एकता और भौगोलिक विकास, भौगोलिक परिवर्तन, भौगोलिक स्वतंत्रता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भौगोलिक विकास। पार्थिव एकता सिद्धांत का मूल जो सिद्धांत है वो भौगोलिक विकास है। बीडा डी ला ब्लांस को किस नाम से जाना जाता है? तो बीडा डी ला ब्लांस को मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने फ्रांस में मानव भूगोल की नींव रखी थी, इसलिए फ्रांस में इन्हें मानव भूगोल का पिता, डैडी
कहा जाता है। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास के श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये बीडा डी ला ब्लांस को दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी ही हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। संभववाद, निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, क्रियात्मक संभववाद। तो क्रियात्मक संभववाद आपका जॉर्ज स्टैथम हो जाएगा, संभववाद के लिए ब्लांस हो जाएगा, निश्चयवाद के लिए रेडजेल हो जाएगा और वैज्ञानिक निश्चयवाद के लिए ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। 376 है। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? हेटनर, डेविस, बीडा डी ला ब्लांस, कार्ल सावर। हेटनर जर्मनी का, यही नहीं है। डेविस ब्रिटिश का। कौन सा सुमेलित है? सॉरी, ये देखिए सुमेलित है। हेटनर जर्मनी का है, नहीं है। डेविस अमेरिका का है, ये भी नहीं है। बीडा डी ला ब्लांस फ्रांस का, ये भी नहीं है। कार्ल सावर फ्रांस का, ये भी नहीं है। तो कौन सा एक सुमेलित है? तो हेटनर जो जर्मनी के थे, यही एक सुमेलित है। निम्न फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? ब्लांस ने, ब्रुन्स ने, सोरे ने, डिमांजिया ने। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्लांस हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भूगोलवेत्ता संभववाद की संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोलिन्स हो जाएगा। यही संभववाद से नहीं है, बाकी फेब्रे हैं, डिमांजिया है, ब्लेचार्ड है। प्रसंभाव्यवाद की संकल्पना प्रतिपादन करने वाले थे, तो ये OHK स्पेट थे। राइट ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, OHK स्पेट। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया था? तो ये जेफरसन ने दिया था। राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया था। जेफरसन ने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया। एलन चर्चिल सेम्पुल निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें ये है। मानव भूगोल बेचैन मानव, ये तो सेम्पुल की है। रट गया आप तो, ये पूरा कथन परिभाषा रट चुका होगा। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भूगोल के किस विद्वान ने किया था? चले जाइए आप फ्रांस में और लुसियन फेब्रे के पास जाइए। तो लुसियन फेब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया था, जबकि संभववाद के जनक बीडा डी ला ब्लांस को माना जाता है। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वैज्ञानिक नियतिवाद, पर्यावरणीय नियतिवाद, नव नियतिवाद। तो नव नियतिवाद बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, टेलर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना बीडा डी ला ब्लांस से संबंधित नहीं है? तो पार्थिव एकता तो है, भूदृश्य नहीं है। विशिष्ट जीवन पद्धति है, संभववाद है। भूदृश्य लैंडस्केप नहीं है, ये लैंडस्केप कार्ल सावर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लांस से संबद्ध है? निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, प्रसंभाव्यवाद। तो संभववाद हो जाएगा। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है, यह कथन किसने कहा था? तो ये ब्लांस ने ही कहा था कि प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है, ये ब्लांस ने कहा। यह किस भूगोलविद ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? तो यह ब्रुन्स ने कहा था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रगति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। यह कथन संबंधित है। तो ये आपका नव निश्चयवाद से है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नव निश्चयवाद को देने वाले ग्रिफिथ टेलर ही थे। निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेल है? हिडलबर्ग मानो दक्षिण अफ्रीका, सोलो मानो जर्मनी, क्रोमैग्नान मानो फ्रांस, रोडेशिया मानो जावा। तो क्रोमैग्नान मानो फ्रांस का है, हिडलबर्ग मानो जर्मनी, सोलो मानो जावा, क्रोमैग्नान मानो फ्रांस, रोडेशियन मानो दक्षिण अफ्रीका का, जिम्बाब्वे बाद में क्रोमैग्नान मानव के अवशेष इटली से मिले हैं। वेल्स तथा यूरोप में पाए गए हैं, जो ये यहाँ की प्रजाति के आधार है। अतः यही विकल्प सही माना जाएगा। छोड़िए, इस क्वेश्चन को ही आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। संभाव्यतावाद का दूसरा नाम है, संभाव्यता का दूसरा नाम है, तो स्तरीकृत प्रतिचयन हो जाएगा। हम लोगों ने लगभग 138 से लेकर के 391 तक के क्वेश्चन को, लगभग 300 कह सकते हैं क्वेश्चन हम लोगों ने MCQ के रूप में हल किया। आप लोग यदि इतना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ जाइए तो इससे बाहर तो आपका नहीं देगा, जो भी आएगा इसी में से ही आएगा, भौगोलिक विचारधारा का क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए जनसंख्या विकास भी आपका पेपर है, तो जनसंख्या विकास से संबंधित देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जनसंख्या विकास, है ना, ये जनसंख्या विकास लिखा हुआ है। तो अब जनसंख्या वृद्धि और विकास का भी क्वेश्चन हल करा दिया जाएगा एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। इसके बाद जो है कि आपका प्रादेशिक नियोजन का जो पेपर है उसके लिए अभी मैटर देखते हैं, अभी कलेक्ट हो नहीं पाया है, कहीं से मिल जाएगा तो उसका भी कुछ न कुछ मैं प्रोवाइड मैटर करा दूंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए
इसी तरीके की आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो 137 क्वेश्चन तक का MCQ के रूप में हल कराया गया क्वेश्चन है, वो भी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।